सो हेलो गाइस, लेट्स स्टडी पल्स टॉपिक पार्ट 2। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप आगे के आने वाले वीडियोस से अपडेटेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे पल्स में भी कैरेक्टर पढ़े, ठीक है। तो उसमें अंदर में हम पढ़ रहे थे पल्स वेव फॉर्म। तो उसके ग्राफ में देख लेते हैं। देखो, ये जो है अप स्ट्रोक है, ठीक है। ये डाउन स्ट्रोक है, अप स्ट्रोक। तो जो ये अप स्ट्रोक है, ये अप स्ट्रोक किसके कारण हो रहा है? क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और डाउन स्ट्रोक किस कारण से है कि जो देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से आर्टरी का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। डाउन स्ट्रोक किस कारण से है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल अब रिलैक्स हो रहा है तो आर्टरी का जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, ठीक है। इतना समझ आया? अब आगे देखो, तो क्या हुआ कि ये अप स्ट्रोक लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा था तो उसकी वजह से एक वेव बन रहा है जिसको परकशन वेव बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आया, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा जब प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा तो उसको पीक बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, प्रेशर कम होगा कि रिलैक्स हो रहा है वो, तो आर्टरी भी रिलैक्स हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा था, फिर क्या आया, प्रेशर फिर से बढ़ा। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि टाइडल वेव है ना। टाइडल वेव क्या है, ये क्यों हो रहा है? आयोटा के रिकॉइल की वजह से बढ़ रहा है, ठीक। अब इसके बाद प्रेशर फिर कम हुआ था, फिर प्रेशर नॉच बन गया। यहाँ पे प्रेशर ना बहुत ज़्यादा ही कम हो गया थोड़ा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ना ये हो रहा है S2 की वजह से। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आयोटिक वेल्व है वो क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। अब प्रेशर फिर उसके बाद में प्रेशर थोड़ा सा फिर बढ़ा। वो क्यों हो रहा है? ये हो रहा है रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से। किसकी वजह से? रिफ्लेक्टेड वेव। और ये क्यों हो रहा है रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से? क्योंकि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो फिर ये डायक्रोटिक वेव बना। उसके बाद प्रेशर कम हो रहा है आर्टरी का, है ना, फिर कम होता गया। अब हम कैरेक्टर देख लेते हैं। कैरेक्टर में क्या क्या है? कैटाक्रोटिक पल्स, पल्सस पार्वस एट टार्डस, है ना, एट टार्डस, पल्सस टार्डस होता है। वाटर हैमर पल्स, उसी को कोलैप्सिंग पल्स बोलते हैं, कॉरिगन पल्स। इसके अलावा है पल्सस बिस्फेरियंस, पल्सस डाइक्रोटिकस, ये सबको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। पल्सस ऑल्टरनेंस, पल्सस बाईजेमिनस, पल्सस पैराडॉक्सस, उसी के अंदर पढ़ेंगे रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सस, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटाक्रोटिक पल्स। ये क्या है ना, ये नॉर्मल कैरेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा है पल्सस टार्डस। यहाँ पे क्या होता है ना, नॉर्मल वॉल्यूम तो अटेन हो रहा है लेकिन टाइम लंबा ले रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कारण क्या है, सीवियर एयरटिक स्टेनोसिस। देखो, एयोटा में स्टेनोसिस है, ठीक है, तो ल्यूमेन कम हो गया है तो वॉल्यूम आ तो रहा है लेकिन टाइम ले रहा है नॉर्मल वॉल्यूम आने में, ठीक है। तो ये कौन से कंडीशन में आ गया? हाइपोकाइनेटिक पल्स में आ गया, ठीक है। पढ़े थे ना पहले हम लोग पल्स के वॉल्यूम वाले में, है ना। अब इसके अलावा है पल्सस पारवर्स इट टार्डस। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल वॉल्यूम अटेंड ही नहीं हो पा रहा है। कौन सा कारण क्या है? वेरी सीवियर एयरटिक स्टेनोसिस। अब बहुत ज़्यादा ही ल्यूमेन कम हो गया है वॉल्व, एयरटा के वॉल्व का, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको भी हाइपोकाइनेटिक पल्स में पढ़े थे हम लोग, एयरटिक स्टेनोसिस से मिल रहा था, ठीक है। तो देखो ग्राफ दिख रहा है, पल्सस टार्डस का अटेंड तो हो रहा है लेकिन टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अटेंड ही नहीं हो रहा है नॉर्मल वॉल्यूम, ठीक है। अब हम 4th नंबर पे पल्स देखते हैं, वाटर हैमर पल्स। इसको क्या क्या बोल रहे थे? कोलैप्सिंग पल्स, कॉरिगन्स पल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रैपिड अप स्ट्रोक होगा। देखो, रैपिड अप स्ट्रोक हो रहा है, फिर रैपिड डाउन स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इल सस्टेन पीक है। पीक जो है ना ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। वॉल्यूम क्या है, बढ़ गया। नॉर्मल जो वॉल्यूम है ना, अगर उससे ज़्यादा बढ़ गया है। इसका कारण क्या है? देखो, आयोटिक रिगर्जिटेशन। आयोटिक रिगर्जिटेशन में क्या हुआ ना कि आयोटा जो है उससे ना ब्लड जो है वापस जा रहा है, किसमें? वेंट्रिकल में, ठीक है। तो जब फिर से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज़्यादा वो फ्लो होगा ब्लड, है ना, इसलिए। इसके अलावा परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग पल्सस बिस्फेरियंस। यहाँ पे क्या होगा ना, देखो 2 पिक दिखेगा सिस्टोल में। देखो, एक पिक ये रहा, एक पिक ये रहा। सिस्टोल में 2 पिक दिख रहा है। एक कौन कौन से कंडीशन में होता है? सीवियर एयरटिक रिगर्जिटेशन में होगा। इसके अलावा हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसको HOCM भी बोलते हैं, ठीक है। और मॉडरेट एयरटिक रिगर्जिटेशन प्लस एयरटिक स्टेनोसिस में भी ऐसा होता है, ठीक है।
अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 6 नंबर पे पल्सस डायक्रोटिकस। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 पिक सिस्टोल में है, 1 पिक डायस्टोल में दिख रहा है। देखो एक पिक सिस्टोल में दिखेगा, एक पिक डायस्टोल में, एक पिक सिस्टोल में, एक पिक डायस्टोल में, ठीक है। ये कौन से कंडीशन में दिखता है, सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में, ठीक है। अब इसके आप बात देख रहे हैं हम 7 नंबर पे पल्सस ऑल्टरनेंस। यहाँ पे क्या होगा, ऑल्टरनेंस से समझ आ रहा है तुमको नाम से कि ऑल्टरनेटिंग हाई एंड लो वॉल्यूम पल्स है, ठीक है। और ये किस कारण से है, ऑल्टरनेटिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना ज़्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है, उसकी वजह से पल्सस ऑल्टर्स। देखो ये हाई वॉल्यूम का हुआ, फिर लो वॉल्यूम, फिर हाई वॉल्यूम, फिर लो वॉल्यूम, ठीक है। इसके कॉज क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब 8 नंबर पे पल्सस पाइजेमिनी। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि नॉर्मल बीट तो हो रहा है, उसके बाद में प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, प्री मैच्योर बीट हो रहा है, ठीक है। देखो ये नॉर्मल बीट हुआ, फिर प्री मैच्योर बीट हो गया, समय से पहले बीट हो जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद नॉर्मल बीट हो रहा है, फिर प्री मैच्योर बीट हो रहा है यहाँ पे, है ना। कौन से कंडीशन होता है, डायगॉक्सिन टॉक्सिसिटी में। अब हम देख लेते हैं पल्सस पैराडॉक्सस। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सिस्टोलिक बीपी फॉल मोर देन 10 mmHg ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब इंस्पायर करते हैं हम, ठीक है, तो फिर इंट्राथोरेसिक जो वॉल्यूम है वो कम बढ़ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, वेनस रिटम जो है वो बढ़ जाएगा, तो राइट हार्ट फील हो गया ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड बहुत ज़्यादा है, तो फिर इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है, ठीक है, वो पुश कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। तो फिर बल्ज होगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी कैपेसिटी कम हो गई, तो फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जो कार्डियक आउटपुट है वो कम आएगा, तो जिससे एसबीपी भी कम हो गया, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल में लेस देन 10 mmHg कम होता है एसबीपी, ठीक है, इंस्पिरेशन के टाइम में। लेकिन पल्सस पैराडॉक्सस में हमें क्या दिखता है ना कि जो मोर देन 10 mmHg जो होता है एसबीपी कम होता है। ये कौन कौन से कंडीशन में होता है, सीओपीडी और कार्डियक टेम्पोनेट। देखो सीओपीडी में क्या होता है ना, पर्सन को ना वैसे ही लगता है कि उसकी ब्रीदिंग वो अच्छे से ले नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो ना डीप ब्रीदिंग, फोर्स्ड ब्रीदिंग करता है, तो उससे क्या होगा, इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर है, वॉल्यूम जो है और बढ़ जाएगा, इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम, तो फिर जो वेनस रिटर्न है और ज़्यादा हो रहा है, तो राइट हार्ट और ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है, ब्लड से, तो बल्स जो है और ज़्यादा हो रहा है, तो वेंट्रिकल की कैपेसिटी जो लेफ्ट वेंट्रिकल की कैपेसिटी कम हो गई, तो स्ट्रोक वॉल्यूम और कम और एसबीपी और कम हो गया, ये एक कंडीशन है। अब कार्डियक टेम्पोनेट में क्या हो रहा है ना कि देखो कार्डियक टेम्पोनेट होता क्या है कि हमारा जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें फ्लूइड भर गया है, तो क्या है ना, वेंट्रिकल जो है एक्सपांड ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल अगर एक्सपांड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा उससे कि जो अच्छे से एक्सपांड नहीं हो पाएगा तो वेंट्रिकल का अच्छे से फील नहीं हो पाएगा, तो अच्छे से फील नहीं हुआ तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कार्डियक आउटपुट जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, तो एसबीपी इसलिए फॉलो जाता है, ठीक है। अब एक कंडीशन होता है रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सस। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एसबीपी जो है इंस्पिरेशन के साथ बढ़ रहा है, नॉर्मल का जस्ट रिवर्स हो रहा है। कौन कौन से कंडीशन में होता है, एचओसीएम, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसके अलावा आइसोरिदमिक एवी डिसोसिएशन में, ठीक है। देखो ये पल्सस पैराडॉक्सस का डायग्राम भी है ना। इंस्पिरेशन के टाइम में क्या हो रहा है और एक्सपीरेशन के टाइम में क्या हो रहा है, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम में एसबीपी कम हो गया, एक्सपीरेशन टाइम में बढ़ जाता है, इंस्पिरेशन में फिर कम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कंडीशन ऑफ वेसल वॉल। कंडीशन ऑफ वेसल वॉल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले के टॉपिक में जनरल एग्जामिनेशन में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पीछे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसको मैंने अच्छे से बताया है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम रेडियल डिले। इसको कैसे देखना है ना कि देखो पाल्पेट करना दोनों रेडियल पल्स को एक साथ में, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कोई इनइक्वालिटी नहीं मिलेगा, मतलब दोनों ही एक साथ में मिलते हैं, ठीक है, पल्स। और अगर इनइक्वालिटी मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे रेडियल डिले प्रेजेंट है, ठीक है। ये कौन कौन से कंडीशन में है, थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम जैसे कि सर्वाइकल रिब हो गया, इसके अलावा एर्टिक आर्च एन्यूरिज्म में, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम रेडियो फीमोरल डिले, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना कि जो फीमोरल पल्स है वो पहले अप्रिशिएट होगा, अप्रिशिएट 5 मिलीसेकेंड अर्लियर देन रेडियल पल्स, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है कि फीमोरल पल्स जो है पहले मिलता है रेडियल पल्स के। लेकिन इफ़ बोथ अप्रिशिएट एट सेम टाइम तो उसको बोलेंगे हम रेडियो फीमोरल डिले प्रेजेंट है, ठीक है। ये कौन से कंडीशन में होता है, कोआक्टेशन ऑफ आयोटा में, ठीक है। कोआक्टेशन ऑफ आयोटा में क्या होता है ना कि देखो जो डक्ट होता है ना, डक्टस आर्टरियोसिस जो होता है ना, उसके बाद में जो डिसेंडिंग लिम्ब है आयोटा का, ठीक है, उसमें वो
कोआगुलेशन नैरोइंग हो जाता है, तो जिससे ब्लड जो है ना लोअर लिम्ब तक लेट से पहुंचता है, इसके कारण होता है, ठीक है, रेडियो फीमोरल डिले। तो अब पढ़ लेते हैं हम पेरिफेरल पल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कैरोटिड पल्स, टेम्पोरल पल्स, ब्रैकियल पल्स, रेडियल पल्स, फीमोरल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स, पोस्टीरियर टिबियल पल्स और डॉर्सैलिस पेडिस पल्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कैरोटिड पल्स। ये कौन सी आर्टरी में देखते हैं, कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, इसमें पेशेंट के नेक को रिलैक्स करो, फिर हम मान लो यहाँ पे राइट कैरोटिड आर्टरी को पाल्पेट करें। पाल्पेट राइट कैरोटिड आर्टरी बाय प्लेसिंग योर लेफ्ट थंब, मतलब एग्जामिनर का लेफ्ट थंब को लेना है और पेशेंट के राइट कैरोटिड आर्टरी को हम पाल्पेट कर रहे हैं। कहाँ पे करेंगे, अपर नेक में देखना है, बिटवीन स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड एंड ट्रैकिया एट क्रिकॉइड कार्टिलेज लेवल, मतलब अपर नेक में जाओ, क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल पे स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड और ट्रैकिया के बीच में हमको थंब से देखना है, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे लेफ्ट थंब है, अगर अगर राइट साइड का देख रहे हैं तो थंब जो है वो लेफ्ट है, ठीक है, याद रखना। तो रिपीट करना अदर साइड में, ये याद रखना, डू नॉट कंप्रेस कैरोटिड साइनस, नहीं तो पेशेंट परेशान हो सकता है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि दोनों साइड का एक साथ नहीं करना है, नहीं तो पेशेंट को सिंकोप हो सकता है, सेरेब्रल फ्लो कम हो जाएगा ना, इसीलिए। अब देखो टेम्पोरल पल्स देखते हैं, इसको कहाँ पे, किस आर्टरी में देखते हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में। और देखना कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ ट्रैगस ऑफ ईयर, ईयर का जो ट्रैगस है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लाइट प्रेशर अप्लाई करेंगे इंडेक्स और मिडिल फिंगर से। अब इसके बाद ब्रैकियल पल्स देख लेते हैं, इसमें कौन सा आर्टरी को देखते हैं, ब्रैकियल आर्टरी को, ठीक है। चलो एग्जामिनेशन कैसे करना है, अगर मान लो हम लोग राइट ब्रैकियल आर्टरी को एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है, तो पेशेंट का जो राइट फोर आर्म है एग्जामिनर के लेफ्ट हैंड में रखना है, ठीक है। जैसे जैसे देखो डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, देखो अगर पेशेंट का हम लोग राइट को कर रहे हैं, ठीक है, राइट ब्रेकियल आर्टरी को, तो एग्जामिनर का लेफ्ट हैंड जो है उसके फोर आर्म जो है, एग्जामिनर का लेफ्ट हैंड जो है वो पेशेंट के राइट फोर आर्म को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट का जो अपर आर्म है एबडक्टेड है, एबडक्टेड मतलब देखो बाहर की तरफ है, देखो बाहर की तरफ है, और उसके अलावा एल्बो जो है स्लाइटली फ्लेक्स होगा और फोर आर्म एक्सटर्नली रोटेटेड होगा, देखो एल्बो थोड़ा सा फ्लेक्स है और फोर आर्म थोड़ा बाहर की तरफ है, ठीक है। तो देखो एग्जामिनर का जो राइट हैंड, ठीक है, उसको कर्ल करना है ओवर एंटीरियर साइड ऑफ एल्बो, एल्बो के एंटीरियर साइड में राइट हैंड को रखो एग्जामिनर का, क्योंकि लेफ्ट हैंड से तो हम फोर आर्म को पकड़े हुए हैं, राइट फोर आर्म को पेशेंट के, है ना, तो है ना, तो राइट हैंड रखे, फिर मीडियल टू बाइसेप टेंडन के मीडियल में रखना है और लेटरल टू मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस और पाल्पेट करना है, ठीक है। इसके अलावा रेडियल पल्स, रेडियल पल्स को हम अच्छे से डिटेल में एग्जामिनेशन किए हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पार्ट 1 में, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं फीमोरल पल्स, इसको कौन से आर्टरी में देखते हैं, कॉमन फीमोरल आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जामिनर जो स्टैंड है ऑन सेम साइड ऑफ एग्जामिनेशन, देखो इस डायग्राम में एग्जामिनेशन जब राइट साइड में कर रहे पेशेंट के, तो एग्जामिनर भी कौन सी साइड में है, राइट साइड में, ठीक है। और उसके बाद फिंगर टिप, एग्जामिनर का जो फिंगर टिप है प्रेस्ड फर्मली इनटू ग्रोइन, जो ग्रोइन एरिया में, देखो ग्रोइन एरिया में ना वो अपना एग्जामिनर का जो फिंगर टिप है फर्मली वहाँ पे प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम फीमोरल आर्टरी को पाल्पेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पॉप्लिटियल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स हम किस आर्टरी को पाल्पेट करते हैं, पॉप्लिटियल आर्टरी को, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में है, अब क्या करना है ना कि जो एग्जामिनर अपना हैंड इंसर्कल करेगा एंड सपोर्ट नी फ्रॉम ईच साइड, देखो डायग्राम में इंसर्कल कर रहा है और दोनों साइड से नी को सपोर्ट करना है, राइट और लेफ्ट साइड से, एक नी ले लिए, राइट नी को ले लिए, अब राइट और लेफ्ट साइड, राइट नी का राइट और लेफ्ट साइड से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पेशेंट गिव होल वेट ऑफ लेग ऑन एग्जामिनर हैंड, मतलब पेशेंट को ना अपनी लेग को जो है फ्रीली एग्जामिनर के हैंड में वेट दे देना है, ठीक है। फिर अब एग्जामिनर क्या करेगा, प्रेस डीपली विथ फिंगर इनटू पॉप्लिटियल स्पेस, मतलब जो यहाँ पे फिंगर था ना उससे ना डीपली प्रेस करेगा पॉप्लिटियल स्पेस में, तो वो पाल्पेट करेगा, ठीक है, पल्स को। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पोस्टीरियर टिबियल पल्स, पोस्टीरियर टिबियल पल्स कौन से आर्टरी में देखते हैं, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में। यहाँ पे क्या करेगा ना, एग्जामिनर अपना हैंड कर्ल करेगा फिंगर ऑन एंटीरियर साइड ऑफ एंकल, एंकल के एंटीरियर साइड में, इंडेंटिंग सॉफ्ट टिश्यू इन स्पेस बिटवीन मीडियल मेलुलस एंड एक्लिस टेंडन अबव कैल्सिनियस, मतलब हो क्या रहा है ना कि अपना फिंगर कर्ल फिंगर है उसको लेके गया एंकल के सामने में रखा और फिर ना जो इंडेंटिंग में तो घुसाने टाइप में, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू में, कहाँ पे, मिडियल मेलुलस और एक्लिस टेंडन्स के बीच में, कैल्सिनस के ऊपर में, ठीक है।
इसके अलावा थंब जो है अपोजिट साइड ऑफ एंकल में रहेगा, सेम मतलब सेम लेग का अपोजिट साइड ऑफ एंकल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इसका डायग्राम नेक्स्ट में देखते हैं। ये देखो एंटीरियर एस्पेक्ट में है ना एंकल के, यहाँ पे क्या कर रहा है, कर्ल कर रहा है अपने फिंगर को, ठीक है। और फिर मिडियल मेलुलस और जो एक्लिस टेंडन है उसके बीच में इंडेंट कर रहा है फिंगर्स को सॉफ्ट टिश्यू में, कैल्सिनस के ऊपर में, ठीक है। इसके अलावा जो उसका थंब है, थंब जो है ना अपोजिट साइड ऑफ एंकल में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं डॉर्सलिस पेडिस का पल्स, कौन से आर्टरी में देखते हैं, डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट रिकम्बेंट पोजीशन है, मतलब या तो लेटरल राइट साइड में है या तो लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेटरल साइड में है। इसमें क्या होगा, एंकल को रिलैक्स करना है पेशेंट को, फिर एग्जामिनर जो है ना अपना फिंगर टिप को प्लेस करेगा डॉर्सम ऑफ फुट पे, फुट का जो डॉर्सम है यहाँ पे देखो रख रहा है, लेटरल टू एक्सटर्नल हेलुसिस टेंडन अगेंस्ट नेविकुलर बोन, मतलब जो लेटरल हेलुसिस टेंडन होगा ना उसके लेटरल साइड में कर रहे हैं, ठीक है, लेटरल साइड में करेंगे, और नेविकुलर बोन है उसके ऊपर में, ठीक है। तो जो ये पल्स जो होता है डॉर्सलिस पेडिस का पल्स कंजेनिटली एब्सेंट होता है 10% पीपल में, ठीक है। गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।